हाई वर्क रेशियो कब मिलेगा? जब पंप वर्क की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इट मींस आपको उस पंप को ऑपरेट करने के लिए कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वर्क रेशियो कैसा रहेगा? हाई रहेगा। तो हाई वर्क रेशियो मींस लो नेगेटिव वर्क। हाई वर्क रेशियो मींस लो नेगेटिव वर्क। लो नेगेटिव वर्क दैट मींस आप जो पंप को वर्क सप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है? कम। हम ये चाहते हैं पावर प्लांट में कि जहां जहां पर भी हमारा नेगेटिव वर्क है वो कम हो जाए। तो आप फिर वहां पर क्या करेंगे? आपको ऐसा पंप डिजाइन करना पड़ेगा जिसको कि आपको कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, ताकि आपका वर्क रेशियो कैसा मिले? हाई। एट द मोस्ट कितना हो सकता है वर्क रेशियो? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। लेकिन वो वन कब होगा? जब पंप वर्क कैसा होगा? नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि पंप को आपको ऑपरेट कराने के लिए कुछ ना कुछ वर्क को सप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये पॉसिबल केस नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम पंप वर्क को क्या कर दें? कम से कम कर दें। तो हम जब भी एज ए डिजाइन इंजीनियर अगर पंप डिजाइन करना चाहेंगे तो हम इस टाइप से पंप को डिजाइन करेंगे कि उसको ऑपरेट कराने के लिए हमें कम से कम वर्क सप्लाई करना पड़े या कम से कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े। लिखो इसमें आगे। A large work ratio means small negative work transfer. Small negative work transfer. Small negative work transfer. And a small work ratio means a large negative work transfer. A large negative work transfer. Hence, on comparing the two cycles, on comparing two cycles with same ideal efficiency, the cycle with smaller work ratio, the cycle with smaller work ratio would have less thermal efficiency, as compared to cycle with high work ratio, as compared to cycle with high वर्क रेशियो। क्या है इसका मतलब समझ में? पढ़ो जरा एक बार। इसमें हमने देखा कि अगर आपका वर्क रेशियो हाई आ रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव वर्क ट्रांसफर हम इसमें करा रहे हैं, जो पंप वर्क हम इसमें नेगेटिव सप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है? कम है। ठीक है, अगर आपका वर्क रेशियो लो आता है, इसका मतलब है कि आपका जो नेगेटिव पंप वर्क हो रहा है आपका जो वो कैसा है? हाई है। मतलब आपको पंप को ऑपरेट कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पर देना पड़ रहा है। ठीक है, इतना है सब में। अब अगर दो अलग अलग आप पावर प्लांट्स को कंपेयर करते हैं तो कौन सा पावर प्लांट ज्यादा सुटेबल होगा जिसका कि वर्क रेशियो क्या हो? हाई हो? कौन सा वाला पावर प्लांट ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए डिजाइन करना जिसका वर्क रेशियो हाई हो? ठीक है, क्योंकि उस केस में आपका
पंप वर्क कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अरे अल्टीमेटली ये समझ लो आपने 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी मान लो, और अगर उसमें से आपको 10 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंप को चलाने में देना पड़ गई, तो आपका नेट कितना होगा, उसको 100 किलोवाट में लिख के थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपका पावर प्लांट है जो 100 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 10 किलोवाट जो है पंप को चलाने नहीं चलेगी, तो आपको नेट आपके हाथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 90 किलोवाट। तो आप क्या चाहेंगे कि ये जो पंप को चलाने में या और भी दूसरी ऑक्सिलरीज उसमें लगी होती है ढेर सारी, जिनको इलेक्ट्रिसिटी से आपको ऑपरेट करना पड़ता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने रिड्यूस करके कितना कर लिया, 1 किलोवाट कर लिया, तो अब आपके हाथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, 99 किलोवाट। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि अगर थर्मल एफिशिएंसी दो पावर प्लांट की सेम भी है, तो भी हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, कौन सा डिजाइन प्रेफर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पंप का या दूसरे ऑक्सिलरीज जितने भी लगे हुए हैं, दूसरे कंपोनेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी उससे ले रहे हैं, उन सबका जो पावर कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए। तो ये वर्क रेशियो का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें वर्क रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ इससे रिलेटेड जितना भी एनालिसिस था। अब क्योंकि कार्नोट साइकिल पढ़ा है हमने, तो कहीं पे कार्नोट साइकिल से रिलेटेड हमने कहीं भी पावर प्लांट ऐसा ऑपरेट होता हुआ नहीं देखा है जो कि कार्नोट साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगला टॉपिक आप लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ कार्नोट साइकिल। Limitations of Carnot cycle or difficulties to use Carnot cycle. Difficulties to use Carnot cycle. Difficulties to use Carnot cycle in practical power plants. ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम है कार्बन साइकिल का, और अगर टीएस डायग्राम को देखें, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पॉइंट 1 2 3 4
ठीक है, तो ये पूरा वर्किंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टॉपिक समझने के लिए एक बार फिर से देखते हैं। अगर इसका डोम बनाओगे तो इस टाइप से कुछ डोम इसका बनता है। ठीक है, देखो इसमें पहला लिमिटेशंस में नहीं बना अपने पास पहले से लिखो although 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 क्या होता है इसका मीनिंग, यद्यपि although the Carnot cycle is most efficient cycle, although the Carnot cycle is most efficient cycle, but it is not used in practical steam power plant. It is not used in practical steam power plant because of following difficulties. Because of following difficulties. Number one, during isothermal condensation. During isothermal condensation, the condensation is stopped at point 1. The condensation is stopped at point 1. तो जो कंडेंसेशन है वो कहां पर रुक जाता है, पॉइंट 1 पर ही रुक जाता है। आगे लिखिए कंटिन्यूअस में, बिफोर the saturation condition is reached. तो पहली डिफिकल्टी क्या हो गई है यहाँ पर कि जो कंडेंसेशन की प्रोसेस थी जिसमें स्टीम थी, उस स्टीम को पूरी तरीके से कन्वर्ट होना था, स्टीम को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। मतलब ये कंडेंसेशन कहां तक आना था, यहाँ तक कहीं आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो पूरा सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आ पाता है, और अगर पूरी तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पर रीच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाटर और स्टीम का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो वाटर और स्टीम का अगर मिक्सचर मिलता है तो यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है 1 से 2 वाली, वो प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाली। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पंप रहता है वो वाटर और स्टीम के मिक्सचर को प्रॉपर्ली कंप्रेस कर ऊपर सप्लाई नहीं कर पाता है। पंप को काफी उसमें मेहनत करना पड़ती है, और उस टाइप से कोई पंप हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इस पूरे मिक्सचर को इजीली ऊपर तक सप्लाई कर दे। तो पहली डिफिकल्टी क्या आ गई, पंप की। तो उस टाइप का पंप डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसमें कंडेंसर है वो पूरी तरीके से स्टीम को कंडेंस नहीं कर पा रहा है, स्टीम को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये पहली वाली डिफिकल्टी। दूसरा लिखो, अब या दूसरा पॉइंट ना देते हुए इसी के कंटिन्यू में लिख लो। The compressor has to deal with a non-homogeneous mixture. The compressor has to deal with a non-homogeneous mixture of water and steam.
नॉन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम, full stop. Because of large specific volume, because of large specific volume of liquid, because of large specific volume of liquid vapor mixture, liquid vapor mixture before compression, liquid vapor mixture before compression, comma, the compressor size, the compressor size and work input, the compressor size and work input have to be very large. Compressor size and work input have to be very large. ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर कैसा मिक्सचर मिल रहा है? नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। नॉन होमोजेनियस मिक्सचर मतलब वाटर किस कंडीशन में है? लिक्विड कंडीशन में है। स्टीम किस कंडीशन में है? वेपर कंडीशन में। तो लिक्विड और वेपर का जो मिक्सचर होता है वो कैसा मिक्सचर हो जाता है? नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। तो नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होने के कारण उसको कंप्रेस करना में काफी डिफिकल्टी आती है। उसको अगर आपको कंप्रेस कराना है तो आपको कौन सी जो कंप्रेसर होता है उसका साइज आपको काफी लार्ज रखना पड़ेगा, और काफी लार्ज रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में उसको जो वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑपरेट करने के लिए देना पड़ेगी, वो भी काफी लार्ज अमाउंट में आपको देना पड़ेगी। ये डिजाइन करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सेकंड पॉइंट लिखो, the higher the power requirement for compression, क्या ये लिख लीजिए, higher power requirement for compression, higher power requirement for compression reduces the plant efficiency, reduces the plant efficiency as well as work ratio, plant efficiency as well as वर्क रेशियो। ठीक है, तो आपके पिछला टॉपिक में हमने देखा था वर्क रेशियो क्या होता है। तो अगर आपको ज्यादा बड़ा वहां पर पंप लगाना पड़ रहा है, दैट मींस आपको नेगेटिव पावर ज्यादा यूज होगा, वहां पर नेगेटिव पावर अगर आपका यूज होगा तो आपकी जो प्लांट की ओवरऑल इकोनॉमी है, ओवरऑल एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और वर्क रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। और हमें कैसा प्लांट चाहिए रहता है जिसमें वर्क रेशियो हमें मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, फोर्थ लिखिए, हाँ थर्ड लिखिए, द प्लांट साइज इज लार्ज, द प्लांट साइज इज लार्ज फॉर स्पेसिफाइड पावर, द प्लांट साइज इज लार्ज फॉर स्पेसिफाइड पावर because specific steam, because specific steam consumption, because the specific steam consumption is higher, specific steam consumption is higher। ठीक है, आया सब में? तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में आपको जो पावर प्लांट का साइज है वो भी लार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टीम का अमाउंट है वो भी आपको काफी ज्यादा लगेगा, और इस कारण से पावर प्लांट का साइज भी काफी लार्ज होगा। दैट मींस आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा, और पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना मतलब वो काफी एक बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल ये रीजन है कुछ जिनके कारण हम कार्बन साइकिल पे बेस्ड पावर प्लांट यूज नहीं कर पाते। ये जितनी भी डिफिकल्टीज थी फिर जो है उनमें मॉडिफिकेशन किसके थ्रू किया गया है? रैंकिन साइकिल को। ठीक है,
तो अगला टॉपिक हमें रेनकाइन साइकिल देखना है, उसके पहले हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कार्नोट साइकिल पे बेस्ड, ठीक है। लिखिए, कैलकुलेट the cycle efficiency, calculate the cycle efficiency and steam consumption, calculate the cycle efficiency and steam consumption in kilogram per kilowatt hour, in kilogram per kilowatt hour for Carnot cycle using steam between pressure of 30 bar and 0.04 bar, 30 bar and 0.04 bar, full stop. The steam is dry saturated. The steam is dry saturated. The steam is dry saturated at 30 bar. The steam is dry saturated at 30 bar. Also determine the pump work required. Also determine the pump work required. ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है पूरा आपके सामने, सारे पॉइंट है 1 2 3 4। करिए इसको, कैसे करेंगे? एनालिसिस के जो 5-6 पॉइंट हमने लिखे थे, वो सारे पॉइंट जरा पढ़ो एक बार और देखो कि कौन से पॉइंट इसमें लग रहा है और क्या क्या हम इसमें निकाल सकते हैं। स्टीम टेबल की जरूरत रहेगी तो ऑनलाइन सर्च मार लेना स्टीम टेबल की, और अगली बार से ध्यान रखो स्टीम टेबल पे एक बार रख के चलना। चलो पहले तो बताओ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपके पास?
प्रेशर हायर प्रेशर अपने को मतलब 0.2 या 0.3 का जो भी प्रेशर है उसको मैं बोल देता हूँ P2। कितना दिया हुआ हायर प्रेशर 30 बार। और लोअर प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर जो है मान लीजिए P1 है 0.04 बार। ठीक है, और क्या दिया है? स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। देखिए ये सैचुरेशन कर्व है, इस साइड पूरा वाटर मिलता है आपको और इधर की तरफ आपको स्टीम मिलती है। तो 30 बार की जो स्टीम है, 30 बार की जो स्टीम है वो कैसी है? ड्राई सैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रिक्शन है, उस ड्राइनेस फ्रिक्शन को अगर नाम अपन दे x3, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, वो बताइए। थर्टी बार and 0.04 bar. Steam is dry saturated at 30 bar. Also determine the pump work. सबसे पहले तो अभी क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी। तो साइकिल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम इसकी? ओवरऑल हमें शाफ्ट पावर पता करना है और हीट इनपुट जो मिल रहा है वो पता करना है। तो शाफ्ट पावर के लिए कितना क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? शाफ्ट पावर WS H3 minus H4। और हीट सप्लाइड जो हो रही है बॉयलर में हो रही है, कहां से कहां तक हो रही है? 2 से लेके 3 तक। दैट मींस H3 minus H2, H3 minus H2। तो अब हमें 0.2 पे एंथैल्पी पता होना चाहिए। 0.2 पे एंथैल्पी कैसे पता करेंगे? इसकी टेबल में जाएंगे, 30 बार पर HF की वैल्यू देखेंगे। स्टीम टेबल में 30 बार पर HF की वैल्यू देखना है। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? H2। कितनी आ रही है? पॉइंट हो गया है 1008.2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब पॉइंट 3 पे उन्होंने हमको बताया कि ड्राई सैचुरेटेड है। दैट मींस यहां पर हमें किसकी वैल्यू देखना है? Hg की। तो 30 बार पर Hg की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 2804.2। ठीक है, 0.4 जो है, 0.4 जो है वो कर्व पर नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? वाटर भी मिल रहा है और स्टीम भी। यहाँ पर हमें वेट स्टीम मिलेगी। तो वेट स्टीम मिलेगी तो हमें इस 0.4 पर सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? ड्राइनेस फ्रिक्शन। वो ड्राइनेस फ्रिक्शन अगर हमें मिल गया तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? H4 HF4 plus X HF। ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। मतलब हम क्या करेंगे? कितना है प्रेशर? 0.04 बार पर 0.04 बार पर हम HF की वैल्यू देख लेंगे, 0.04 बार पर हम HFG की वैल्यू देख लेंगे और 0.4 पे जो भी ड्राइनेस फ्रिक्शन है वो हम यहाँ लिख देंगे तो हमें H4 मिलेगा। लेकिन हमारे पास H4 नहीं है, तो नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? 0.3 पर और 0.4 पर एंट्रोपी जो है वो कैसी है? इक्वल है। सो S3 is equal to S4। अब S3 पर एंट्रोपी कैसे पता करेंगे हम? 30 बार पर Sg की वैल्यू देखिए। 30 बार पर जो Sg की वैल्यू होगी वो S3 कहलाएगा।
30 बार पर एस जी की वैल्यू बताओ 6.187 ठीक है। और ये जो वैल्यू है S3 वो किसके इक्वल रहेगी S4 के। तो 6.187 जो है वो किसके इक्वल होगा SF4 प्लस X4 इंटू SFG4 ठीक है। अब क्या करना है हमको 0.04 बार पर किसकी वैल्यू देखना है सबसे पहले SF की फिर SFG की बता 0.04 बार पर SF की वैल्यू कितनी आ रही है 1.423 बहुत कम है। अच्छा ठीक है प्रेशर भी कमी है 0.423 यूनिट बताओ क्या होती है इसकी किलोजूल पर केजी इनटू केल्विन ठीक है। अब बताएंगे 0.04 बार पर एसएफजी की वैल्यू 8.052 ठीक है। ये वैल्यू रखो यहाँ पे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम x4 की ठीक है। 6.187 इज इक्वल टू SF4 की वैल्यू है 0.423 प्लस x4 इनटू SFG4 8.052 सॉल्व करके मुझे बता जल्दी से x4 कितना है x4 कितना है 6.1 x4 मैं 1 से कम आएगा 0.715 यहाँ पर x4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.714 तो x4 मिल गया हमें x4 मिल गया तो क्या निकाल सकते हैं h4 तो h4 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप HF4 प्लस x4 इंटू HFG4 HF4 कैसे पता करेंगे 0.04 बार पर HF की वैल्यू 0.04 बार पर HF की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 121.5 प्लस x4 हमने निकाला है 0.715 इंटू HFG4 0.04 बार पर 0.04 बार पर HFG की वैल्यू बताइए 2432.9 कैलकुलेट करो HF4 बताओ कितना 1861.0 कितना 1861.0 ठीक है H4 आ गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास एफिशिएंसी का शार्प वर्क अपॉन हीट सप्लाई ठीक है। ये फॉर्मूले में रखेंगे जो भी वैल्यूज है सारी रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। शार्प वर्क लिखिए आप H3 H4 अपॉन H3 H2 निकालिए जो भी